हेलो। ऑल राइट, कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम है रवि वैद। आई होप आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा और आप वर्दी के सपने आपने जो ठान लिए हैं उसमें आप लगातार लगे होंगे। आज ऊंची उड़ान आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहां फ्री में आपको टेस्ट और साथ में डिस्कशन भी प्रोवाइड करता है। तो उसी के सिलसिले में आज सेट नंबर 39 का हम लोग डिस्कशन देखेंगे। 39वां नंबर का टेस्ट का डिस्कशन, जो कि बाकी जो क्वेश्चन होंगे मनोज सर और आदित्य सर द्वारा करवाए जाएंगे। हम इसमें 1 से लेकर 30 तक का क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य द्वारा नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया? क्या किया गया है? नक्सल मुक्त। ठीक है, तो ये किया गया बिहार में। आप बोलोगे सर नक्सल मतलब क्या होता है? नक्सल मतलब होता है जो राज्य के अंदर किसी वजह से जो कुछ लोग हथियार उठा लेते हैं उसे नक्सल कहते हैं। तो ये नक्सल वर्ड जो आया है ना, नक्सलबाड़ी से आया है। नक्सलबाड़ी कहाँ पड़ता है? नक्सलबाड़ी पड़ता है वेस्ट बंगाल। तो ये वेस्ट बंगाल के 1967 में सबसे पहले यह शब्द आया। ठीक है, 1967 में यह शब्द आया, चर्चा में आया, नक्सलवाद। ठीक है, नक्सल। तो याद रखना, सबसे पहले ये वर्ड ये जो शब्द आया नक्सलबाड़ी शब्द 1961 में वेस्ट बंगाल के नक्सलबाड़ी से आया। तो बिहार अपने आप को नक्सलबाड़ी यानी यहाँ 0% नक्सल है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी काफ़ी नक्सलवादी क्षेत्र है, ये आपको पता होना चाहिए। नीति आयोग की वित्तीय वर्ष 2022-23 के वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? तो नीति आयोग द्वारा जो 2022 और 23 में आया, इसमें पूछा है कौन सा रैंकिंग में स्वास्थ्य क्षेत्र में सबसे नंबर 1 पे आया है। तो याद रखना, ये 2025 में उड़ीसा स्वास्थ्य में 1 नंबर पे आया है, जबकि छत्तीसगढ़ ये फर्स्ट पे है, छत्तीसगढ़ सेकेंड पे आया है स्वास्थ्य में। ठीक है, तो नीति आयोग के बारे में भी थोड़ा चीज़ें जान लो। आयोग, ठीक है, नीति आयोग के बारे में भी थोड़ा चीज़ जान लो। ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है। संवैधानिक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन निकाय नहीं है। संवैधानिक जो बहुत बार पूछा जाता है, निकाय नहीं है। ठीक है, यह एक थिंक टैंक है। यह एक क्या है? थिंक टैंक। क्या है मेरे भाई? थिंक टैंक। ठीक है, ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है, ये एक थिंक टैंक है। इसके हेड कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री साहब होते हैं। जैसे मोदी जी प्रधानमंत्री साहब होते हैं। ठीक है, याद रखना। नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है, थिंक टैंक है। ठीक है, याद रखना। तो ये अलग अलग चीज़ों पर रिसर्च करती है और अपना जो है सोच प्रदर्शित करती है। इसमें उड़ीसा स्वास्थ्य में नंबर 1 आया है। अभी देखो, जून 2025 में 12वें ब्रिक्स संसदीय मंच की अध्यक्षता किसने की? तो 12वें ब्रिक्स, यहाँ क्या लिखा हुआ है मेरे भाई? ब्रिक्स। तो देखो, ब्रिक्स में होता है बी से ब्राज़ील, ठीक है, आर से होता है रशिया, ठीक है, आई से होता है इंडिया, ठीक है, सी से होता है चाइना और S4 होता है साउथ अफ्रीका। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है कि इसमें साउथ अफ्रीका कब शामिल हुआ था? तो ये शामिल हुआ था 2010 में। प्लस आपसे ये पूछा जाता है इसका मुख्यालय कहाँ है, ये भी कितनी बार पूछा जाता है। तो ब्रिक्स का मुख्यालय मेरे भाई, ब्रिक्स का मुख्यालय याद रखना शंघाई में है। कहाँ पे है? शंघाई। शंघाई कहाँ पड़ता है? चीन में। इसका बैंक भी पूछ लिया जाता है। तो इसका बैंक कितनी बार पूछ लिया जाता है? तो इसका बैंक का नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB। क्या लिखा हुआ है? NDB, नहीं, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, प्लस इसमें ये पूछ लिया जाता है कि 2024 में ना, 24-25 में इसमें कुछ देश शामिल हुए हैं। तो 2024-25 में याद रखना इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और UAE, इतने सारे देश अभी हाल फिलहाल में ब्रिक्स में शामिल हो गए। अभी ब्रिक्स संसदीय मंच की अध्यक्षता किस देश ने की? तो ये की भारत ने। याद रखना, भारत ने की। ठीक है, ये सारा फैक्ट आपको याद रखना है। इथोपिया आपको देख के कुछ याद आ रहा है? इथोपिया देख के आपको याद आना चाहिए कि अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? इथोपिया में है। ये भी बात आपको याद होना चाहिए। आगे देखते हैं। अपने कार्यकाल के दौरान उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र देने वाले पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? पूछा गया है कौन से ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने अपना पद को त्याग दिया था। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। उपराष्ट्रपति तो उपराष्ट्रपति का जिक्र संविधान के 63 आर्टिकल में है। प्लस ये अपना त्यागपत्र किसको देते हैं भाई? ये त्यागपत्र देते हैं हमेशा राष्ट्रपति को। किसको देंगे? राष्ट्रपति को। ये बात याद रखना। और आपसे पूछा है सबसे पहले त्यागपत्र देने वाले पहले कौन थे? तो ये थे VV गिरी। कौन थे? VV गिरी। ठीक है, VV गिरी ने अपना त्यागपत्र दिया था। क्या दिया था? अपना त्यागपत्र दिया था 1969 में। कब दिया था? 1969 में। और उसके बाद ये भारत के
क्यों दिया था? ताकि इनको राष्ट्रपति बनना था, भारत के 4th राष्ट्रपति बने, 4th राष्ट्रपति लास्ट में फिर ये बन गए, त्याग पत्र देने का कारण राष्ट्रपति बनना, ठीक है। भारत के 4th राष्ट्रपति ये बन गए, वीवी गिरी होगा आंसर, जो कि पहला थे। इसके बाद आपको पता है अभी हाल फिलहाल में जगदीप धनखड़ भी हमारे भारत के जो त्याग पत्र दे चुके हैं, ठीक है। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 जुलाई को। क्यों? यानी कि स्किल्स के लिए, किसके लिए मनाया जाता है? स्किल्स के लिए, ताकि युवा में स्किल्स हो। ये किसके द्वारा मनाया जाता है? यूएन के द्वारा। कब से मनाया जाता है मेरे भाई? 2014 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। कब? हर 15 जुलाई को हर साल मनाया जाएगा, 15 जुलाई को हर साल मनाया जाएगा, याद रखना, ठीक है। नई दिल्ली में आयोजित 30वीं सीनियर राष्ट्रीय टेनिस चैंपियनशिप में 2025 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता, ये याद रखना। एम से होता है मेन और एम से होता है मनीष, ठीक है। तो मेन वर्ग में मनीष सुरेश कुमार ने ये जीता। पहले बात तो ये याद रखना, कौन सा क्या जीता? तो 30वें सीनियर राष्ट्रीय टेनिस चैंपियनशिप जीता। अब आपसे अगर पूछ ले वुमेन्स में कौन जीता, तो वुमेन्स में याद रखना वैष्णवी। कौन? वैष्णवी जी ने वुमेन्स में जीता, ठीक है। ये बात याद रखना है। ये कौन सा? टेनिस में, टेनिस चैंपियनशिप में 2025 में, ठीक है। ये याद रखना। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? मनीष। जिन्होंने भी ए नंबर आंसर दिया है बिल्कुल उनका सही होने वाला। आगे देखते हैं, बैडमिंटन विश्व कप 2026 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? बैडमिंटन विश्व कप 2026 का आयोजन जो किया जाएगा मेरे भाई, दिल्ली में किया जाएगा, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2025 को किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू किया गया? तो पहले तो याद रखना, अगस्त 2025 के आसपास जो है बिहार में इलेक्शन था, तो बिहार के सरकार ने क्या किया? बिहार सरकार ने एक योजना लाया जिसका नाम था मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। इसका उद्देश्य क्या था लाने का? उद्देश्य कितनी बार पूछ लेता है, तो महिलाओं को आर्थिक सहायता देना, महिलाओं की आर्थिक स्थिति सही करना, आर्थिक सहायता देना, ठीक है, पहला चीज। दूसरा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के रूप में 10,000 रुपये उनके खातों में देना, 10,000 रुपये खातों में देना, प्लस 2 लाख तक का बिजनेस लोन प्रोवाइड करना, बिजनेस में सहायता देना, ठीक है, सहायता देना। तो 10,000 रुपया देना। तो याद रखना, इसके कारण बिहार के चुनाव में काफ़ी प्रभावित भी हुआ था। ये बात आपको याद भी होगा कि बिहार में 10,000 शुरू हुआ था, महिलाओं के खाते में डायरेक्ट 10,000 डाला गया था, ठीक है। तो बिहार इसका आंसर हो जाएगा। टेस्ला, देखो टेस्ला का मालिक है मेरे भाई एलन मस्क। कौन है? एलन मस्क। ये अपना पहला जो है क्या शुरू किया? पहला केंद्र शुरू किया। उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये याद रखना, गुरुग्राम में। कहाँ किया गया? गुरुग्राम, हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में। यहाँ पे क्या क्या होगा? शोरूम भी है, प्लस सर्विस सेंटर भी है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए पहला शोरूम कहाँ स्टार्ट किया गया, पहला शोरूम कहाँ किया गया? टेस्ला का। तो ये याद रखना, पहला टेस्ला का पहला शोरूम जो शुरू किया गया मुंबई में शुरू किया गया। मुंबई के कौन से जगह में? तो मुंबई के कौन से जगह में, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, बांद्रा कुर्ला, ठीक है, याद रखना। तो ये हो जाएगा हरियाणा, गुरुग्राम में, हरियाणा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देश का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ शुरू किया गया? ये कहाँ किया गया? तो ये किया गया आपको गोरखपुर में, आपको पता है बढ़िया से। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था जैव विविधता बढ़ाना, प्लस उनको सेफ्टी प्रदान करना जीवों को, ठीक है, प्लस पक्षियों की संख्या बढ़ाना, वृद्धि करना, ठीक है, प्लस ये सभी चीज़ था। गोरखपुर में ये शुरू किया गया था और बाबा की नगरी है, यहाँ रवि किशन यहाँ के संसद है। भागलपुर में याद करो गंगा डॉल्फिन सेंचुरी का संबंध। बस्तर में याद रखना 75 दिन का मेला लगता है, 75 दिन का क्या होता है? मेला लगता है, ये भी बात याद रखना। इंदौर को मिनी मुंबई कहते हैं और लगातार सफाई में टॉप पे आता है ये रैंक,
ठीक है, याद रखना। आप देखो, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स पूछा है कैंडिड का। कैंडिड मतलब होता है मिलनसार, मिलानसार, मिलनसार, ठीक है। कैंडिड सिनोनिम मतलब समान अर्थ या पर्यायवाची, 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 ठीक है, याद रखना। तो सिनोनिम्स पूछा है कैंडिड का, मिलनसार का कौन सा हो जाएगा? फ्रैंक, ठीक है, फ्रैंक। सीक्रेटली मतलब होता है जो छुपा रहे, छुपा रुस्तम। वैग्यू मतलब क्या होता है? वैग्यू मतलब होता है अस्पष्ट, वैग्यू मतलब क्या होता है? अस्पष्ट, स्पष्ट, ठीक है। आपसे याद रखना, डिवोसिस मतलब होता है चालाक, ठीक है। सीक्रेटिवली मतलब जो अंदर अंदर है, ठीक है। फ्रैंक मतलब हो जाएगा, कैंडिड का आंसर फ्रैंक हो जाएगा। एंटोनिम मतलब होता है विलोम, ये बात आपको पता है, विलोम, ठीक है। आपसे पूछा है फैसिलिएट, फैसिलिएट मतलब क्या होता है? फैसिलिएट मतलब होता है हिंडर, हिंडर। फैसिलिएट मतलब होता है सुविधा देना, क्या होता है? सुविधा देना, सुविधा देना। तो इसका उल्टा पूछा है, तो हिंडर मतलब क्या होता है? असुविधा देना, असुविधा देना या डिस्टर्बेंस करना, डिस्टर्ब करना या डिस्टर्ब करना, ठीक है, करना। प्लस इजी मतलब होता है सरल, ऐड मतलब सहायता, कंफर्ट मतलब आपको पता है, कंफर्ट मतलब सरल बनाना, सरल जोन करना, सरल जोन या माहौल क्रिएट अच्छा करना, सरल जोन बनाना, ठीक है। आगे देखो, आपसे पूछा है फिल इन द ब्लैंक, डू यू हैव एनी नॉलेज डैश हाउ आवर गवर्नमेंट वर्क्स, ठीक है। देखो बाई जो होता है ना हमेशा पर्सन के साथ लगता है, बाई यहाँ पहला ऑप्शन दिया है, इसमें फिल करना है फिल इन द ब्लैंक से, तो बाई हमेशा पर्सन के साथ लगता है। देखो यहाँ पर्सन का नाम है, कोई इंसान का नाम है, हाउ किसी इंसान का नाम होता है, तो ये तो होगा नहीं। फ्रॉम होता है से, फ्रॉम क्या होता है? फ्रॉम मतलब होता है से, फ्रॉम मतलब क्या होता है? से। एक मिनट रुकेंगे, चार्ज इशू है क्या? फ्रॉम मतलब क्या होता है मेरे भाई? से, फ्रॉम मतलब से, ठीक है, फ्रॉम मतलब से। अब आगे देखना, याद रखना आगे मेरे भाई, फ्रॉम मतलब क्या होता है? से। ऑफ मतलब होता है के बारे में, के बारे में। ऑफ मतलब क्या होता है? के बारे में। ऑफ मतलब क्या होता है? के बारे में। अबाउट मतलब भी होता है के बारे में, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखना, जो ऑफ है ना भाई, एक बात याद रखना, यहाँ पे एक वर्ड है नॉलेज, नॉलेज, नॉलेज के साथ हमेशा ऑफ होता है, ये रूल है, ठीक है। नॉलेज के साथ हमेशा क्या होता है? ऑफ का होता है, के बारे में। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? ऑफ, ठीक है। तो अबाउट नहीं होगा, ऑफ होगा। देखो यानी इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? जिन्होंने भी सी दिया है उनका बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं, यहाँ स्पेल्ड वर्ड बोला है, जो सही इस तरह का सेम टू सेम वर्ड मिलाना है। देखो MILLE, MILLE, डबल एन है नहीं, MILLENNIUM, सेम टू सेम मिल रहा है, यानी बी नंबर हो जाएगा आंसर। समान मतलब यही स्पेलिंग किसमें सही लिखा हुआ है, सेम टू सेम मिलाना है बस। देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक शब्द अनेक शब्दों के बदले एक शब्द पूछा। अ पर्सन हु ईट्स मीट, एक इंसान जो क्या खाए? मांस को खाए। तो हर्बीवोरस कहते हैं, देखो हर्बीवोरस होता है जो सब्जियां खाए, सब्जी खाए, जो क्या खाए? सब्जी खाए, ठीक है, यहाँ खाए लिख देते हैं। प्लस कार्निवोरस जो मांस खाए, क्या खाए? मांस खाए, ठीक है, मांस खाए। ओमनिवोरस सर्वाहारी, जो सब खाए, सर्वाहारी, हारी मतलब सर्वाहारी मतलब मांस भी खाए प्लस सब्जी भी खाए, सब्जी भी खाए, ठीक। प्लस कार्निवर मतलब होता है जो इंसानों का मांस खाए, जो इंसानों का मांस खाए, जो क्या खाए? इंसानों का मांस खाए, जो 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 इंसानों का मांस खाए, ठीक है, इंसानों का मांस खाए, ये बात आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपसे पूछा कौन सा है? हु ईट्स मीट, जो इंसान का नहीं मतलब मीट खाए, बस मांस खाए, तो ये हो जाएगा कार्निवोर्स, ठीक है। बी नंबर जिन्होंने भी लगाया है सही होगा। आगे देखते हैं, फिल इन द अच्छा सॉरी गिव द प्लूरल पूछा है, तो किसका प्लूरल पूछा है? माउस का। माउस का क्या पूछा है? प्लूरल, प्लूरल, तो ये हो जाएगा माइस, ठीक है, माइस, यानी कि बी नंबर, ठीक, बी नंबर। आगे देखते हैं, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब कौन सा सेंटेंस में जो अंडरलाइन है, ये जो वर्ड है, ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, क्या है? तो कॉरेज लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कॉरेज। आप जानते हो कॉरेज मतलब होता है साहसी, क्या होता है? साहसी, ठीक
ठीक है, क्या होता है, साहसी। हम अगर बोले आप एक साहसी लड़की है, साहसी क्या है, मतलब आपके बारे में बता रहे हैं, तो जो किसी क्रिया के बारे में बताए उसको क्या कहते हैं, विशेषण। विशेषण मतलब संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताए। तो ये लड़का कॉरेज है, मतलब काफ़ी साहसी है, तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। कॉरेज क्या होता है, विशेषण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती? पहले जान लो प्रवाल भित्ति पाई कहाँ जाती है। प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है ये जान लो। प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है ये जान लो। देखो प्रवाल भित्ति जो है गर्म प्लस साफ पानी में पाया जाता है। साफ पानी में यानी कोरल रीफ पाया जाता है, रीफ पाया जाता है। ये बात पहले बात याद रखो जाता है। ठीक है, तो याद रखना कच्छ की खाड़ी भी साफ़ है, मतलब ठीक ठाक है, पानी भी है। मन्नार की खाड़ी भी साफ़ है, ये भी साफ़ है। लेकिन कैम्बे की खाड़ी साफ़ नहीं है, यहाँ काफ़ी गाद है। क्या है, गाद है, यानी कि स्प्लिट है, यानी गंदगी बहुत ज़्यादा, इस कारण से यहाँ कोरल रीफ नहीं बन सकता, यानी कि कोरल रीफ नहीं बन सकता, ये याद रखना, प्रवाल भित्ति नहीं बन सकता। निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन करने वाला देश है? कौन सा देश है? तो ये है आपका काजाकिस्तान। यूरेनियम का उत्पादन से क्या होता है, यूरेनियम किस किस चीज़ में यूज होता है याद रखना। यूरेनियम यूज होता है एटॉमिक रिसर्च में, एटॉमिक रिसर्च में, ठीक है, पर एटॉमिक रिसर्च में, ठीक है, प्लस आपको पता है न्यूक्लियर पावर में, न्यूक्लियर रिसर्च में, ये सभी चीज़ों में एटॉमिक यूरेनियम का यूज़ होता है। ठीक है, काफ़ी मात्रा में काजाकिस्तान में पाया जाता है। काजाकिस्तान को आपको पता है कि लैंडलॉक्ड देश भी कहते हैं। ठीक है, और याद करो कनाडा से हम लोग क्या लिए हैं, DPSP। ठीक, याद रखना। सूची मिलाना है, इधर झील दिया हुआ है, इधर ये दिया हुआ है। ठीक, तो याद रखो चिल्का झील कहाँ है मेरे भाई, चिल्का है उड़ीसा में, यानी कि B का 4 होगा। B का कौन होगा, 4 होगा। B का 4 नहीं है, B का 4 नहीं है, B का 4 नहीं है, यानी इकलौता यही ऑप्शन है। यानी अगर एक भी अगर याद होगा, चिल्का झील हम बहुत बार बताए हैं। पहला रामसर स्थल जो भारत का है, स्थल कौन सा, भारत का कौन सा झील को मिला था, चिल्का झील को। प्लस एक चीज और हम बताए थे, ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये भी बात हम आपको बताए थे। तो चिल्का झील का संबंध कौन सा है, उड़ीसा से। अब लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, आगे भी देखते हैं। लोकटक झील आपको पता है मणिपुर में है। ठीक है, सामर झील कहाँ है, राजस्थान में है। ठीक है, कोलेरू झील कहाँ पे है मेरे भाई, तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। देखो झूम क्या है, झूम आपको पता है एक जगह से जाके दूसरे जगह खेती करना। मान लो आज ये जगह इतना बड़ा टुकड़ा जमीन लिए, इसमें खेती की है, फिर इसके बाद इसको पूरा खेती करके इसके मतलब इसके में घास को जला दिए और इस घास को उर्वरक के तरह इस्तेमाल किया और यहाँ पे खेती कर लिया। बाद में फिर हम दूसरे जगह पे जाके घूम के खेती करना। झूम मतलब क्या होना, घूम के खेती करना, घूम कर खेती करना। तो ये कृषि का पद्धति है। ठीक है, आदिवासी या ट्राइब्स लोग ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं। देखो पृथ्वी की ज्वालामुखियों में निम्नलिखित में से किस प्रकार का ज्वालामुखी विस्फोट सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक होता है काल्डेरा विस्फोट। किस तरह का होता है, ये बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि जो ऊंचा इसका रीजन क्या है, काल्डेरा विस्फोट जो है काफ़ी खतरनाक होता है। इसका रीजन आपसे पूछा है कि क्या रीजन होता है जो इसमें बहुत खतरनाक मतलब एक तरह से आपका समझिए कि बहुत जो विस्फोटक अंदाज होता है। इसका एक रीज़न ये भी है कि ध्यान देना, जब ऊंचा या बड़ा ज्वालामुखी से जमीन धंसती है तो इसके कारण काल्डेरा उत्पन्न होता है। मतलब जब ज्वालामुखी के कारण बहुत ज़्यादा गड्ढा हो जाए, किसी प्लेस में मान लो ज़मीन धंस जाए तो वो धंसने के कारण और विस्फोटक अंदाज लेता है ज्वालामुखी का, उसको काल्डेरा कहते हैं। ठीक है, याद रखना। आगे देखते हैं। भारत को डैश के कारण जनसांख्यिकीय लाभांश वाला देश माना जाता है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या मतलब यंग कंट्री बोलते हैं ना, यंग
कौन सा कंट्री बोलते हैं भाई? यंग कंट्री बोलते हैं, यंग कंट्री बोलते हैं। कौन सा कंट्री बोलते हैं? यंग, यंग कंट्री। क्यों? क्योंकि यहाँ 15 से लेकर 64 वर्ष के आयु वाले सबसे ज़्यादा लोग मिलते हैं। 15 से 64 वाले एज वाले यंग वाला देश है, सबसे ज़्यादा मिलता है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर, ठीक है, पहले तो याद रखना पनामा नहर। क्या पूछा है? पनामा नहर कौन सा दो महासागरों को जोड़ती है? कौन सा दो महासागर को जोड़ती है मेरे भाई? कौन सा दो महासागर को जोड़ती है? तो ये याद रखना। एक काम करते हैं, रुक जाओ, अच्छे से बनाते हैं भाई, ठीक है। देखो कौन सा दो नहर को जोड़ती है, कौन सा दो महासागरों को जोड़ती है? तो एक प्रशांत, एक याद रखना, एक आपका है प्रशांत, एक आपका याद रखना प्रशांत, प्रशांत, और दूसरा याद रखना अटलांटिक, अटलांटिक, ठीक है। ये दोनों को जोड़ती है, प्रशांत और अटलांटिक को जोड़ती है। आपको पता है ये कौन जोड़ती है? तो ये जोड़ती है पनामा नहर। ये भी आपको पता होना चाहिए कि प्रशांत जो है दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, सबसे बड़ा महासागर है फर्स्ट में। अटलांटिक जो है सेकेंड नंबर का, यानी दूसरा सबसे बड़ा महासागर है दुनिया में, ठीक है। अटलांटिक को प्रशांत से कौन जोड़ती है? तो पनामा नहर जोड़ती है, ठीक है। पनामा नहर का उद्घाटन कहाँ हुआ, कब हुआ था? 1914 में इसका उद्घाटन हुआ था, नहर का उद्घाटन कब हुआ था पनामा नहर का? 1914 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। पनामा नहर का उद्घाटन 1914 में हुआ था, ठीक है, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़े तो प्रशांत से अटलांटिक आपको याद रखना है। जिन्होंने भी ए दिया है उनका बिल्कुल सही है, और ये याद रखना। सुएज नहर भी कितनी बार पूछा जाता है? सुएज नहर, तो सुएज नहर भी कितनी बार पूछा जाता है? सुएज नहर भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। सुएज तो ये भूमध्य सागर को जोड़ता है, याद रखना। सुएज नहर जो है भूमध्य सागर को जोड़ता है, भूमध्य सागर को जोड़ता है, ठीक है, भूमध्य सागर को जोड़ता है। ये भी कभी कभी पूछ ले दिया जाता है, तो ये याद रखना। निम्नलिखित में से किस ग्रह का उपग्रह सब सर्वाधिक है? पहले तो ये याद रखो मेरे भाई। क्या याद रखोगे? ये याद रखो। इसको भी जरा सा बढ़िया से बनाते हैं ना। इसको जो है, इसको ये याद रखना, ये याद रखना भाई, इसे जो है वलयों का ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो है ना वलयों का ग्रह भी कहते हैं। ये जो पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है, इसको क्या कहते हैं? वलयों का ग्रह। क्या कहते हैं? वलय का ग्रह, वलयों का ग्रह। वलयों मतलब ये वलयों का ग्रह भी कहते हैं, यानी बादलों का एक तरह का। तो इसको कहते हैं, पहले तो ये है शनि, ठीक है, याद रखना। सबसे ज़्यादा इसका क्या है? उपग्रह है। क्या है? उपग्रह सबसे ज़्यादा है, सर्वाधिक है, ठीक है, सर्वाधिक है, उपग्रह में सर्वाधिक है। इसे वलयों का भी ग्रह कहते हैं, शनि होगा ये। और एक चीज़ और याद रखना, बृहस्पति के बारे में सबसे बड़ा ग्रह है, फर्स्ट नंबर पे बड़ा ग्रह है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? जुपिटर, ठीक है, जुपिटर, याद रखना, ठीक है मेरे भाई, याद रखना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि अपने कर्तव्यों का पालन में भारत के महान्यवादी को भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? मतलब जो महान्यवादी होंगे ना, महान्यवादी, ठीक है, ठीक है, महान्यवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया,
इसका संबंध पहले अनुच्छेद याद करो, अनुच्छेद 76 है। अनुच्छेद का 76 का 4 में आप जाओगे ना तो इसमें लिखा हुआ है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसी भी दुनिया का मतलब भारत के किसी भी कोर्ट में जाके बहस लड़ सकते हैं। तो ये याद रखना, ये कहता है अनुच्छेद 76 का 4। तो अनुच्छेद 76 भी याद रखना कि, और एक चीज़ और याद रखना, CAG यानी कैग का संबंध जो महालेखक परीक्षक ऑडिटर जनरल होता है, इसका संबंध आर्टिकल 148 से है। कौन सा आर्टिकल से है? 148 का संबंध कैग से है, यानी ये महालेखक परीक्षक ऑडिटर जनरल का संबंध। ठीक है, याद रखना। इन दोनों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, याद रखना। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, कब करते हैं? किसके द्वारा? सीधे अथवा अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, मंत्रियों द्वारा, या प्रधानमंत्री द्वारा, या मंत्रिमंडल द्वारा? तो ये करते हैं इनके द्वारा, सीधे अथवा अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति जब वर्ड आया ही है तो आर्टिकल 72 राष्ट्रपति से संबंधित है। आर्टिकल 61 में महाभियोग का संबंध किससे है? आर्टिकल 21 से। ठीक है, 61 से महाभियोग राष्ट्रपति को हटाने का प्रक्रिया। ठीक है, सूची मिलाना है भाई, राष्ट्रीय आपातकाल और वगैरह वगैरह आपको दिया हुआ है, सूची थोड़ा मिलाइए, फटाफट हमको बताएंगे। देखो, राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा है? राष्ट्रीय आपातकाल लगा है कब? राष्ट्रीय आपातकाल का अनुच्छेद कौन सा है? 356। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, आपातकाल का संबंध अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद कौन सा है मेरे भाई? 352। सॉरी मिस्टेक हो गया। ठीक है, 352 ठीक है, पहला बात तो ये हो गया। प्लस राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन का जिक्र कहाँ पे है? राष्ट्रपति शासन, शासन 356, राष्ट्रपति शासन 356। ठीक है, फिर याद रखना वित्तीय आपातकाल का अनुच्छेद, वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, आपातकाल, आपातकाल का संबंध कौन सा है? तो ये हो जाएगा 360। ठीक है, यानी कि 360। आपसे फिर कौन सा पूछा? आपातकालीन, आपातकाल में मौलिक, आपातकाल में मौलिक यानी कि 4, ये वाला 4, आपातकाल में मौलिक 4। और एक चीज और याद रखना, राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है अब तक? 3 बार लगा है। कितनी बार लगा है? 3 बार लगा है। ठीक है, लास्ट बार कब लगा था? लास्ट बार 1975 में लगा था। किसने लगाया था? इंदिरा गांधी ने लगाया था। ठीक है, इंटरनल वजह से। ठीक है, आंतरिक, और आंतरिक पूछे तो 1 बार। ठीक है, 3 बार लगा अब तक, ये भी बात आपको याद रखना है। देखो, भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था? तो आंध्र प्रदेश बना था। कब बना था? 1953 में, 1953 में। ठीक है, 1953 में भाषाई आधार पर। और पोटी श्री रामपुल्लू, पोटी श्री रामपल्लू जी का बहुत योगदान था इसमें, भाषाई आधार पर राज्य में योगदान था इसमें, आंध्र प्रदेश को आज़ादी दिलाने में, मतलब अलग राज्य दिलाने में। किनका योगदान था? पोटी श्री रामपुल्लू का बहुत बड़ा योगदान था। ये भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, याद रखना। और 1953 में ये भी बात आपको याद रखना। ये और एक चीज़ याद रखना, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब आया? एक्ट कब आया? तो ये आया था 1956 में। ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का संबंध कब आया? और 1956। अच्छा, राज्य जो पूछा जाए, भाषाई आधार पर जो राज्य का बंटवारा होगा, इसका अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष भी कभी कभी पूछा जाता है। तो अली फैजल। ठीक है, ये भी याद रखना, अली फैजल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले संख्या कितने थे? तो ये थे 284। 284 लोगों का साइन था। कितने लोगों का? 284 लोगों का साइन था। ठीक है, प्लस उसमें 15 जो है महिला थी, फीमेल थी 15। ठीक, ये बात तो आपको पता है। कुछ चीज़ें और भी जान लेते हैं। पहला जो प्रारूप समिति की अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? समिति की अध्यक्ष कभी कभी पूछ जाता है, तो B.R. अम्बेडकर। ठीक है, और आपसे पूछा जाए, अगर पहला आपसे पूछा जाए संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? तो ये याद रखना, 9 दिसंबर 1946 को।
ठीक है। अब आपसे ये पूछा जाए भारत के संविधान को कब अपनाया गया था, तो ये याद रखना 26 नवंबर 1949 को। प्लस आपसे ये पूछा जाए कि क्या पूछा जाए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के अध्यक्ष मतलब दो तरीके से, एक होंगे अस्थायी और एक थे अस्थायी, एक थे अस्थायी। देखो अस्थायी जब भी पूछा जाए तो आपको याद रखना है सच्चिदानंद बाबू को, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। और अगर पूछे अस्थायी तो याद रखना राजेंद्र बाबू को, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। तो ये सारे फैक्ट मैंने आपको जो कि बता दिया, आई होप आपको ये सारी चीज़ें याद रखना। 284 मेंबर का साइन था, 15 उसमें फीमेल थी। प्रारूप समिति की बैठक BR अम्बेडकर ने इसके अध्यक्ष थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान एक्सेप्ट किया गया। और संविधान सभा जो है अस्थायी और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी थे, राजेंद्र प्रसाद इसका स्थायी सदस्य थे। तो ये सारे फैक्ट जो मुझे लगे मैंने आपको करवा दिए, बाकी आप ऐसे ही जुड़े रहें। आई होप मेरा सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो एक प्यारा से मेरे भाई कमेंट कर दो अपने भाई के लिए कि सर यस बहुत अच्छा लगा सेशन, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। ऐसे ही वर्दी का जुनून है, एक दिन आपको भगवान करे वर्दी जरूर मिलेगी। ऐसे ही पढ़ाई करते रहे, अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहे। थैंक यू। हेलो नमस्कार। तो अभी तक आपने रवि सर के साथ ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन को कवर कर लिया है। अब हमारी जो शुरुआत है वो 31वें नंबर प्रश्न के साथ है, क्योंकि अभी तक जो आप सवाल था वो रवि सर के साथ राजनीति शास्त्र के भी सवाल को देखे, करंट के सवाल को भी देखे, आप जो है इंग्लिश के भी सवाल को देखे। तो अब जो हमारी तैयारी है वो इतिहास और अर्थशास्त्र और हिंदी की तरफ जाएगी और हम आपको अपने साथ लेकर के चलेंगे। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी ऊंची उड़ान की जो टेस्ट सीरीज है उसको देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग शुरुआत करते हैं 31वें नंबर प्रश्न की तरफ, जो इतिहास से संबंधित सवाल है। हमारा इतिहास से संबंधित सवाल है। सवाल देखते हैं क्या है कि महात्मा बुद्ध की भेंट में उंगली माल, आप बचपन से पढ़े होंगे, बचपन में आपने पढ़ा होगा उंगली माल की कहानी, जहाँ पे उंगली माल का जो है हृदय परिवर्तन होता है डाकू। तो उंगली माल जो है उनसे मुलाकात जंगलों में हुई थी। तो कहाँ पर हुई थी, नीचे दिए गए विकल्प में आपको बताना है कि हुई कहाँ पर थी। तो याद रखिएगा महात्मा बुद्ध की जो मुलाकात है वो श्रावस्ती में हुई थी। और इसी श्रावस्ती में उंगलीमल जब इनसे मिलते हैं तो उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो सही राह पे निकल पड़ते हैं। ठीक है, वो सही राह पे निकल पड़ते हैं। तो याद रखिएगा कहाँ पर, तो श्रावस्ती में हमें देखने को मिलता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कि कूट दिया गया है, आपको बताना है कि कौन किससे सही सुमेलित करता है। तो ध्यान रखिएगा शिशुपाल कहाँ से है, तो शिशुपालगढ़ जो है वो उड़ीसा के क्षेत्र से संबंधित है। शिशुपालगढ़ उड़ीसा के संबंधित है। तो हमारा ए का क्या हो गया, ए का 3 हो गया। शिशुपाल जो है वो उड़ीसा केंद्र से संबंधित है। और पीपर हवा जो है, पीपर हवा यूपी क्षेत्र है। तो ध्यान रखिएगा पीपर हवा कहाँ पर है, तो यूपी में है। और शिशुपालगढ़ कहाँ है, तो उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। शिशुपाल यूपी में है, मतलब उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश हमें दिख रहा है। बी का हमारा क्या हो गया, बी का 4 हो गया। आगे बढ़ते हैं। गोलपाड़ा कहाँ पर है, गोलपाड़ा में देखने को मिलेगा असम में। और विष्णुपुर जो है वो हमारा मणिपुर में। तो सी का सर हो गया 1 और डी का हो गया हमारा 2। 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 2 4 1 3 4 3 है, 3 4 1 2 हमारा आंसर क्या होगा, सी नंबर। ठीक है, तो जो लोग सी नंबर पे थे बिल्कुल सही है। बड़ा इजी सवाल था, आपको सिर्फ ध्यान रखनी थी कि शिशुपालगढ़ उड़ीसा से संबंधित है तो हमारा उड़ीसा हो जाता, सी का 3 हो जाता। बाकी ए और बी में 2 दिया हुआ है तो यहाँ गलत हो गया। और हमारा जो पीपर हवा है वो यूपी का क्षेत्र है, बी का 4 हो जाता तो हमारा आंसर सही हो जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जब बढ़ते हैं, शक संवत की शुरुआत किनके द्वारा की गई थी, तो शक संवत की शुरुआत कनिष्क के द्वारा की गई है। ठीक है, कनिष्क के द्वारा जो है शक संवत की शुरुआत की गई है। तो ध्यान रखिएगा हमारा आंसर क्या होगा, कनिष्क, ए नंबर हमारा राइट आंसर होगा। अब चंद्रगुप्त मौर्य सब तो हो नहीं सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है, मतलब बंदरगाह, जहां पर
तटीय क्षेत्र कहाँ पर था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर, जिसे मक्का का द्वार भी कह के पुकारा जाता है, क्या होगा? लोथल। तो ध्यान रखिएगा, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है। बाकी एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम लोगों ने पहले भी किया, अगर अग्निकुंड के ऊपर सवाल आएगी तो कालीबंगा और लोथल में हमें अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, मोहनजोदारो में हमें स्नान घर मिले हैं, सबसे बड़ा जो है वो नगार भी हमें मोहनजोदारो में मिलता है। लेकिन सवाल है कि पतन नगर कौन सा है, बंदरगाह कहाँ पर है? तो लोथल में है। लोथल कहाँ पर है सर? तो गुजरात में है। ठीक है, लोथल कहाँ पर है? तो गुजरात में है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि अलाउद्दीन का झोपड़ा किनके द्वारा बनाया गया था? तो ये दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश की शुरुआत जिन्होंने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक, याद रखिए, गुलाम वंश के सबसे पहले राजा, सबसे प्रथम राजा हमको कौन देखने को मिलते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इन्होंने ही अलाउद्दीन का झोपड़ा का दरवाजा बनाया था। तो हमारा आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, मुगल प्रशासन में मुहतसीब कौन होता था? मुगल प्रशासन में मुहतसीब कौन होते थे? जो विदेशी विभाग के मुख्य हुआ करते थे, जो विदेशी विभाग के मुख्य हुआ करते थे, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? मुहतसीब जो है वो लोक आचरण अधिकारी हुआ करते थे। ध्यान रखिएगा, मुहतसीब जो होते थे वो लोक आचरण अधिकारी होते थे, ताकि सबकी आचरण जो है सही से चल पा रही है या नहीं चल पा रही उसका देखरेख किया जाता था लोक आचरण अधिकारी के द्वारा। चोल मंदिरों की सबसे विशिष्ट विशेषता क्या थी? क्या हमें देखने को मिली? चोल वंश, याद रखिएगा, चोल वंश कहाँ पर है? चोल वंश दक्षिण भारत में है। हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? हमें जानकारी संगम ग्रंथ से मिलती है, तमिल के संगम ग्रंथ से मिलती है। और इस तमिल के संगम ग्रंथ में हमें चोल साम्राज्य की जो जानकारी मिल रही है, वहाँ पे हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो मंदिर बनाई जाती थी वो द्रविड़ शैली में बनाई जाती थी। नागर शैली में मंदिर का निर्माण नहीं होता था। और द्रविड़ शैली में मंदिर निर्माण होने के कारण आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ऊंचे शिखर तो नहीं होंगे, क्योंकि ऊंचे शिखर किनके प्रमाण हैं? नागर शैली के हैं। और नागर शैली हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो वो हमें उत्तर भारत में हमें नागर शैली देखने को मिलता है। तो इस कारण से हमारा ऊंचे शिखर तो होंगे नहीं, आयताकार छत होगा नहीं, केवल ईंटे का प्रयोग नहीं बल्कि विशाल विमान और गोपुरम बना होता था। मतलब क्या कि जो दरवाजे हुआ करते थे वो बड़े ही ऊंचे ऊंचे हुआ करते थे। ऊंचा दरवाजा का मतलब ये है कि अगर कभी भी आप मंदिर की तरफ बढ़ते हैं तो आपको पहले गोपुरम दिखेगा, आपको बड़े बड़े मंदिर के द्वार दिखेंगे, जो दूर से ही आपको दिख जाएगा कि वहां पर मंदिर है। तो ये हमें गोपुरम देखने को मिलता है मंदिर का सबसे बड़ा प्रमाण। ठीक है, तो विशाल विमान और गोपुरम हमें देखने को मिले हैं। चोल साम्राज्य में मंडलम का अर्थ क्या होता था? प्रांत हुआ करता था। याद रखिएगा, चोल साम्राज्य में प्रशासन कुशल तरीके से चले, इसको बांटा गया है। तो हमें जो गांव, जिला या फिर हम प्रांत जो देखते हैं वो बटा हुआ, इसमें मंडलम शब्द का जो प्रयोग है वो प्रांत के लिए किया गया है। ध्यान रखिएगा, वो प्रांत के लिए किया गया है चोल साम्राज्य में। जजिया कर किनके द्वारा समाप्त किया गया? अकबर के द्वारा समाप्त किया गया। अकबर के द्वारा समाप्त किया गया, फिर औरंगजेब उसको फिर से चालू करा देते हैं। तो याद रखिएगा, अकबर के द्वारा इनको समाप्त किया गया था। अकबर हर धर्म के ऊपर बात कर रहे थे कि समानता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। इन्होंने ना सिर्फ जजिया कर क्या होता है पता आपको? गैर मुसलमानों के ऊपर लगता था कर, गैर मुसलमानों के ऊपर लगता था ये कर। लेकिन जजिया कर को ही नहीं बल्कि इन्होंने तीर्थ यात्रा कर के ऊपर रोक लगा दी। ठीक है, अगर कोई इंसान अगर तीर्थ यात्रा करना चाहता है तो उसके ऊपर भी कर को अकबर के द्वारा समाप्त किया गया था। तो कल दिन ये सवाल पूछा जाए, तीर्थ यात्रा कर के ऊपर समाप्ति इनके द्वारा लगाई गई थी तो अकबर के द्वारा लगाई गई थी। याद रखिएगा, अकबर के द्वारा लगाई गई थी। और बाद में जो है हमें देखने को मिलता है जजिया कर को औरंगजेब के द्वारा चालू करा दिया गया था। लेकिन सवाल है कि जजिया कर को समाप्त किसने किया था? तो अकबर ने समाप्त किया था, ताकि हर धर्म को एक समानता मिल सके। इस कारण से आगे बढ़ते हैं। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक हमें मोतीलाल नेहरू और CR दास देखने को मिलेंगे। ठीक है, स्वराज पार्टी, याद रखिएगा, स्वराज पार्टी ये बात कर रही है किनकी? ये बात कर रही है आज़ादी की, स्वतंत्रता की। ठीक है, तो ये पार्टी का जो नींव है किनके द्वारा तैयार किया गया था? मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा इसको डाला गया था। वेदों की ओर लौटो, वेदों की तरफ फिर से हमें वापस जाने की जरूरत है। ये कथन किनके द्वारा कहा गया है? तो ये कथन किया गया है
हमारे दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, दयानंद सरस्वती के द्वारा आपको देखने को मिलेगा कि वेदों की ओर लौटो, और हम दयानंद सरस्वती के द्वारा दयानंद सरस्वती के ऊपर एक और सवाल इसी सेट में पाते हैं। इसी सेट में एक और सवाल आपको दयानंद सरस्वती के ऊपर नजर आता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा वेदों की तरफ लौटना है, ये नारा जो है वो किनके द्वारा लगाया गया था, वो दयानंद सरस्वती के द्वारा लगाया गया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस का पहला अधिवेशन, कांग्रेस आपको याद होगा 1885 एओ ह्यूम के द्वारा बनाया गया, लेकिन पहला अधिवेशन कहाँ पे आयोजित किया गया था? आपको पता है बॉम्बे में किया गया था। याद करिए, बॉम्बे में किया गया था, मुंबई, ठीक है, बम्बई में किया गया था, बम्बई में किया गया था, बम्बई में किया गया था। और इसके प्रथम अध्यक्षता किनके द्वारा की गई थी? वोमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, मतलब वोमेश चंद्र बनर्जी। तो क्या है, एओ ह्यूम की अध्यक्षता में नई दिल्ली, दिल्ली में, या मे के बाद स्पेस होगा, सब में ध्यान रखिएगा। ठीक है, में दिल्ली में नहीं, एओ ह्यूम की अध्यक्षता लाहौर में नहीं, WC बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे, जो वर्तमान में क्या है, मुंबई में। तो हमारा सर आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर होगा सर सी नंबर, क्योंकि सी नंबर हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या? सी नंबर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा हमारा आंसर होगा सी नंबर, क्योंकि वोमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा इसे जो अध्यक्षता की गई थी वो बम्बई में किया गया था, बॉम्बे में किया गया था, जो वर्तमान समय मुंबई है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दयानंद सरस्वती, अभी हमने बात किया था वेदों की तरफ लौटो, याद करो, याद कीजिए, वेदों की तरफ लौटो, ये कथन था हमारा दयानंद सरस्वती। और दयानंद सरस्वती के द्वारा क्या स्थापित किया गया था, क्या स्थापना की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना की गई थी। आर्य समाज, आपको पता है समाज में चल रहे कुरीति, ठीक है, कुरीति के ऊपर एक बहुत बड़ा एक आंदोलन चलाते हैं। किसका? तो समाज सुधार का। ठीक है, समाज सुधारक आंदोलन में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक, समाज सुधारक आंदोलन में देखने को मिलते हैं आपको आर्य समाज, और इसकी स्थापना आपको दयानंद सरस्वती के द्वारा देखने को मिलती है। तो हमारा आंसर क्या होगा? आर्य समाज दयानंद सरस्वती से संबंधित है। खिलाफत सम्मेलन 1919 में अध्यक्ष कौन थे? खिलाफत सम्मेलन आपको पता है खलीफा से संबंधित है। खिलाफत जो है खलीफा से संबंधित है, खलीफा से संबंधित है। खलीफा कहाँ पर हुआ करता था? तो तुर्की में हुआ करता था, टर्की में हुआ करता था। उन क्षेत्र में खलीफा को हटा दिया गया था। खलीफा क्या है? ये एक धार्मिक पद है, ये एक धार्मिक पद है। ठीक है, इस पद से अंग्रेजों के द्वारा खलीफा को हटाया गया था। इसी कारण से अली ब्रदर्स, याद रखिएगा, अली भाई जो बंधु जो हैं वो आकर के गांधी जी से मिलते हैं, और फिर गांधी जी ने खलीफा अध्यक्षता के साथ जलियांवाला बाग को, रॉयल एक्ट को, तीनों को जोड़ करके नन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन चलाए थे। तो खिलाफत सम्मेलन 1919 के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारे गांधी जी अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। और गांधी जी ने ये अपील की थी भारतवर्षों से कि हर कोई जो है इसमें खिलाफत आंदोलन में साथ देगा, और खिलाफत आंदोलन में गांधी जी ही थे जो खिलाफत सम्मेलन 1919 के अध्यक्ष बने हुए थे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? कहाँ पर हुई थी? और आपको पता है आज़ाद हिंद फौज, राष्ट्रवाद का कभी भी नाम आता है तो हमें आज़ाद हिंद फौज का नाम याद आता है। तो याद रखिएगा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई है। तो हमारे साथ जो कोई भी शुरू से पुलिस कांस्टेबल, ये तो सेट नंबर 39 है सर, अगर आप शुरू से पुलिस कांस्टेबल के साथ हम लोगों के साथ जुड़े हुए थे तो आपको आपका प्रश्न हमेशा मिल रहा होगा, आपको हमेशा ये सारे प्रश्न बन जा रहे होंगे, क्योंकि आप निरंतर हम पर विश्वास कर रहे हैं और निरंतर आपको प्रश्न मिल रहा है, और ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो बिहार के अलग अलग जगहों पर अगर टेस्ट कंडक्ट कराई जा रही है तो आप प्लीज़ कांस्टेबल की तैयारी को ज़ोरों शोरे के साथ करें, वो टेस्ट आप जा करके ज़रूर दें। 46वें नंबर के तरफ आते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? ठीक है, तो कौन है? हमारे वारन हेस्टिंग देखने को मिलेंगे। अच्छा, बेंटिंग किन से संबंधित है? याद रखिएगा, बेंटिंग जो है वो सती प्रथा से संबंधित है। क्लाइव का नाम कब आता है? क्लाइव का नाम पलासी के युद्ध में आता है, पलासी के युद्ध में आता है। हेस्टिंग हो गया हमारे प्रथम गवर्नर जनरल। डलहौजी क्या कर रहे हैं? डलहौजी दत्तक पुत्र, याद करिए, दत्तक पुत्र राजा नहीं बनेगा। हाँ, दत्तक पुत्र राजा नहीं बनेगा। डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स, ठीक है, वो थ्योरी लेकर के आए हैं डलहौजी। तो आपको नजर आएगा इनका शासनकाल क्या है भैया? 1848 से 56,
झांसी की रानी डलहौजी के कारण ही गुस्सा आ गई थी, क्योंकि दत्तक पुत्र जो है वो राजा नहीं बन सकता है, मतलब गोद लिया हुआ पुत्र राजा नहीं बन सकता है, तो वो डलहौजी से संबंधित है। बेंटिक के द्वारा सती प्रथा के ऊपर रोक लगाई गई थी। भारतीय राष्ट्र आंदोलन में गर्म पंथियों का प्रभाव दिन कब आया था, तो हमें देखने को मिलेगा वर्ष 1919 के बाद, ठीक है। और याद रखिएगा वर्ष 1919 में मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म भी आया था, ठीक है। तो मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड भी हमें देखने को मिलता है, वो भी हमें नजर आता है कब, तो वो हमें 1919 में नजर आता है। आगे बढ़ते हैं, काकोरी कांड के नायक कौन थे, तो काकोरी कांड के नायक राम प्रसाद बिस्मिल देखने को हमें मिलते हैं, ठीक है। तो राम प्रसाद बिस्मिल जो है काकोरी कांड के नायक हैं। निम्नलिखित में से 1947 का कौन सा अधिनियम ट्रेड यूनियन के साथ साथ व्यक्ता कामगारों के संबंध में भारत श्रम कानून को विनियमित करता है, तो किनके द्वारा ये किया गया है, तो ये जो हमें देखने को क्या मिलेगा, औद्योगिक विवाद अधिनियम के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा 1947 में ट्रेड यूनियनों के साथ साथ व्यक्तिगत कामगारों के संबंध में भारतीय श्रम कानून को विनियमित कौन करता है, तो औद्योगिक विवाद अधिनियम के द्वारा किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी नंबर, औद्योगिक विवाद अधिनियम। रॉलेट एक्ट आपको पता है ऑप्शन सी तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ऑप्शन सी संबंधित है ना वकील ना दलील से। आगे बढ़ते हैं, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किनके द्वारा की गई है, तो दलित वर्ग की संघ की जो स्थापना है अखिल भारतीय, वो BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा की गई है। याद रखिएगा अखिल भारतीय दलित वर्ग की जो संघ की स्थापना है वो BR अम्बेडकर के द्वारा की गई है, वो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा देखने को हमें मिलती है। हरित क्रांति को सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ता है, तो सबसे ज़्यादा अगर हरित क्रांति का प्रभाव पड़ता है तो वो गेहूं पे पड़ता है, ठीक है। हरित क्रांति आप समझ रहे हैं, जब अनाज की मांगे भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, हरित क्रांति किस पे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, तो वो गेहूं पे पड़ रहा है। याद रखिएगा वो गेहूं पे पड़ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आधार दर वह दर है जिससे नीचे, इतिहास के सवाल है, अर्थशास्त्र के सवाल है, इतिहास का सवाल हो चुका है। अब अर्थशास्त्र से सवाल हमें देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं कि आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को भी ऋण देने की अनुमति नहीं दे सकता है। बैंकों के लिए यह आधार दर कौन निर्धारित करता है, तो ये निर्धारित करता है व्यक्तिगत बैंक का बोर्ड, ठीक है। तो ये व्यक्तिगत बैंक के बोर्ड जो है वही निर्धारित करते हैं कि बैंकों के लिए आधार दर जो है वो व्यक्तिगत बैंक के बोर्ड ही निर्धारित करते हैं। कुल आपूर्ति की तुलना में कुल मांग का अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों में के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, ठीक है। तो ये डिफिनेशन है, आप याद रख सकते हैं कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति किसको कहा जाता है, कुल आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के समान स्तर में लगातार वृद्धि को क्या कहा जाता है, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहा जाता है। आइए, 7वीं पंचवर्ष योजना का प्रमुख नारा क्या था। 7वीं पंचवर्ष योजना में हम लोग बात करते भोजन, काम और उत्पादकता के ऊपर, ठीक है, कि हमें भोजन मिलनी चाहिए, हमें काम मिलना चाहिए, हमें उत्पादकता मिलनी चाहिए। हम लोग इसी के ऊपर पूरी बात कर रहे थे। तो हमारा जो 7वीं पंचवर्ष योजना है वो इसी के ऊपर थी कि हमें भारत में इस तरह की चीज़ों की आवश्यकता थी। मैबोर क्या है, ठीक है, मिबोर क्या है, मिबोर क्या है, भारत कॉल मनी मार्केट का केंद्र को क्या कहा जाता है, मिबोर कहा जाता है। इस चीज को याद रखिएगा, मिबोर MIBOR किसको कहा जाता है, भारत कॉल मनी मार्केट का केंद्र को मिबोर कहा जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है, तो UNDP करती है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये किया जाता है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वो जो है UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। बड़ा इजी सवाल था, ठीक है, UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। आइए, क्लोजाइट इकोनॉमी का अर्थ क्या है, क्लोजाइट इकोनॉमी का अर्थ क्या होता है, आयात और निर्यात को बंद करने के लिए हम क्या देखने को मिलेंगे, आयात और निर्यात को बंद करने के लिए क्लोजाइट इकोनॉमी का अर्थ होता है आयात और निर्यात को बंद करना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, C नंबर हो जाएगा। आइए, नयन का सही संधि विच्छेद क्या है, नयन का सही संधि विच्छेद नय जोर अक है। याद रखिएगा नय जोर अक हमें नयक देखने को मिलेगा, ठीक है। आइए, कमल का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है, सरोज होता है, राजीव होता है, उत्पल होता है, अंबर नहीं होता है, अंबर नहीं होता है। तो हमारा क्या होगा, कमल का पर्यायवाची शब्द अंबर नहीं होता है। अमृत का विलोम शब्द क्या है,
अमृत, मैंने तुम्हें अमृत दिया, तुम पी लिए क्या? तो अब मैंने तुम्हें विष दिया था, ठीक है। तो अमृत का क्या होता है? अमृत का होता है विष। तो ध्यान रखिएगा, अमृत का विलोम हो शब्द होता है विष। आगे बढ़ते हैं, हाथ मलना, मुहावरे का अर्थ क्या है? हाथ मल रहे हैं मतलब कि हम बहुत काफ़ी ज़्यादा पछता रहे हैं अपने किए कार्यों के ऊपर। हाथ साफ करना नहीं, पछताना। याद रखिएगा, हाथ मलने का मतलब होता है हाथ साफ करना नहीं बल्कि पछताना, कि हम बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं इन कार्य को कर करके। तो याद रखिएगा, हाथ मलना मतलब क्या हो गया? पछताना हो गया। सज्जन में कौन सा समास है? तो सज्जन में हमें देखने को मिलेगा कर्मधारय समास है। याद रखिएगा, सज्जन में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास हमें देखने को मिलता है। जो बहुत बोलता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? जो बहुत ज़्यादा बोलता है, मितभाषी नहीं, जो बहुत मीठा बोले तब तो बहुत बोलता है तो उसे क्या बोलते हैं? वाचाल, ठीक है, वाचाल। विद्वान नहीं कहते हैं, बहुत बोलने वाले को विद्वान नहीं कहते हैं, याद रखिएगा, बहुत बोलने वाले को वाचाल कह के पुकारते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन करिए। राम ने पुस्तक पढ़ा, राम पुस्तक पढ़ा, राम ने पुस्तक पढ़ी और राम पुस्तक पढ़ी। तो पहला ही आपको दिख रहा होगा, जो पहला हमको क्या देखने को मिलेगा? राम ने पुस्तक पढ़ी, ठीक है, राम ने पुस्तक क्या की? पढ़ी है। तो ध्यान रखिएगा, हमारा आंसर क्या होगा? सी नंबर, राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने पुस्तक पढ़ा होगा, ठीक है, ध्यान रखिए, राम ने पुस्तक पढ़ा होगा, ठीक है, राम ने पुस्तक पढ़ा। कनक कनक ते 100 गुनी में कौन सा अलंकार है? कनक कनक से गुनी में हमें कौन सा अलंकार देखने को मिलेगा? तो इसमें यमक अलंकार है, याद रखिएगा, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें यमक अलंकार है। कनक कनक ते 100 गुनी में हमें देखने को मिलता है यमक अलंकार है। आगे पढ़िए, पर्वत का पर्यायवाची क्या होता है? पर्वत मतलब क्या हुआ? पर्वत एक ऊंचाई पर है तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं पर्वत को हम क्या कहते हैं? गिरी कह के पुकारते हैं, याद रखिएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? गिरी होगा। आगे बढ़ते हैं, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? साकेत महाकाव्य के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं, ठीक है। तो मैथिली शरण गुप्त आपको साकेत काव्य के रचयिता देखने को मिलेंगे। कार्य का मात्रक क्या होता है? विज्ञान संबंधित सवाल है जो आपको मनोज सर आगे लेकर के चलेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपके लिए साकेत महाकाव्य के जो रचयिता हैं आपको मैथिली शरण गुप्त देखने को मिलते हैं, ठीक है। 68वां नंबर से सवाल जो है वो आपको मनोज सर अपने साथ लेकर के चलेंगे, विज्ञान संबंधित सवाल। उसके बाद का जो है वो आपको मनोज सर अपने साथ लेकर चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ऊंची उड़ान में जुड़े हुए हैं। आपको निरंतर यूट्यूब पे ये सारे टेस्ट एनालिसिस आपको फ्री कराए जा रहे हैं, आप प्लीज़ वो करते जाएँ, अपने पुलिस कांस्टेबल को तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाएं। यह हमारा सेट नंबर 39 था। हमारी मुलाकात सेट नंबर 40 के साथ फिर होगी। धन्यवाद, मिलते हैं हम अगले सेट में। थैंक यू। जय हिंद साथियों, नमस्कार। ऊंची उड़ान में आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का सेट नंबर 39, जिसमें अभी हम लोग साइंस और मैथ वाला पोर्शन कवर करेंगे। अन्य सब्जेक्ट आप लोग को आदित्य सर और रवि सर के द्वारा कवर करा दिया जाएगा। तो हमारा साइंस शुरू होता है 68 से। ये क्या कह रहा है? तो कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। जूल जो होता है वो किसका मात्रक होता है? तो कार्य का, कार्य और ऊर्जा का, ठीक है, कार्य और ऊर्जा का होता है। न्यूटन किसका होता है? तो बल का होता है, और बल का एसआई मात्रक होता है, ठीक है, एसआई मात्रक। वाट किसका होता है? तो ये शक्ति का होता है, शक्ति का, ठीक है, शक्ति का। और वो डाइन की बात कर लें तो डाइन ये भी बल का सीजीएस मात्रक होता है, सीजीएस मात्रक। तो इस तरह से सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। फिर आगे बात करें तो रॉकेट की गति किस नियम पर आधारित होती है? तो रॉकेट की जो गति होती है ना, तो न्यूटन बाबा के जो तीसरा नियम होता है, थर्ड लॉ, उस पर आधारित होती है, क्रिया प्रतिक्रिया पे, क्रिया प्रतिक्रिया पे। कहने का सीधा मतलब है कि हर क्रिया का विपरीत प्रतिक्रिया होता है। रॉकेट लॉन्च कैसे होता है? जब ईंधन जलता है और काफ़ी अधिक मात्रा में नीचे गैसेज छोड़ता है, तो गैस जब नीचे आता है ना, तो उसके प्रतिक्रिया में रॉकेट ऊपर लॉन्च होता है ना, तो ये क्रिया प्रतिक्रिया हो जाता है। वैसे ही होता है जैसे आप दूसरे को गाली दीजिएगा तो आपको गाली देगा ही। तो न्यूटन बाबा के थर्ड लॉ पे संबंधित है। न्यूटन का प्रथम नियम, ये इससे बल की परिभाषा मिलती है, या कहें तो त्वरण, जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम इसी से संबंधित है, जड़त्व का नियम इसी से संबंधित है। न्यूटन का द्वितीय से मिलता है, द्वितीय नियम से F बराबर ma का, हालांकि फार्मूला वगैरह इसी से रिलेटेड होता है, ठीक है, इसी से रिलेटेड होता है। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नियम तो हालांकि अलग हो जाता है, ये इससे संबंधित नहीं है।
आगे देखें तो एक इलेक्ट्रॉनिक हीटर 2 सेकेंड में 200 जूल कार्य करता है। यदि परिपथ में धारा 2 एम्पियर है तो हीटर का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे उष्मा वाला फॉर्मूला यूज होगा, H बराबर I² RT, यही वाला फार्मूला यूज होता है। यहाँ पे देखो अभी बताए हैं ऊर्जा का और उसका दोनों का एक तरह से SI मात्रक होता है जूल। तो यहाँ पे कार्य जो हो रहा है यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक हीटर का तो ये उष्मा देता है, यानी उष्मा H से दर्शाते हैं। तो ये कितना दे रहा है यहाँ पे 200 जूल, तो 200 यहाँ पे लिख देंगे। I कितना है? तो I यहाँ पे है करंट, यहाँ पे धारा जो है 2 एम्पियर है, तो यहाँ पे 2 एम्पियर कर देंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे, है ना, 2 का स्क्वायर। आर पूछा हुआ है, प्रतिरोध को आर से दर्शाते हैं, आर पूछा हुआ है। टाइम कितना दिया है? तो टाइम यहाँ दिया होगा कहाँ पे 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड यहाँ पे लिख देंगे, है ना। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और ये जाएगा इधर तो किधर बटे में हो जाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं आर बराबर 200/8, और 8 से ये कितनी बार में कटेगा? 8 दूनी 16 और 8/40, यानी कि 25 ओम प्रतिरोध इसका होगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे देखें तो फ्यूज का तार किसका बना होता है? तो फ्यूज का तार पीबी और एसएन का, यानी कि टीन और सीसा का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर आगे देखें यहाँ पे प्रतिरोधकों को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है? तो देखो वस्तु की किस प्रकार का सर्किट है उस पर डिपेंड करता है ना। या तो हम श्रेणी में जोड़ सकते हैं या इसे समानांतर, दोनों में, यानी श्रृंखला या समानांतर दोनों में जोड़ सकते हैं, वो उसके धारिता पे निर्भर करता है। तो ऑप्शन सी एकदम सटीक आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखें तो वेलोसिटी यानी समय, VT दिया, वेग और समय का ग्राफ यहाँ पे पूछा हुआ है। वेग समय ग्राफ के अंतर्गत का क्षेत्रफल जो एक भौतिक मात्रा को प्रतिनिधित्व करता है उसकी इकाई क्या हो जाती है? तो ये मीटर में। देखो वेग समय यानी वेग समय ये किससे संबंधित है? तो जाहिर सी बात है मीटर से, ये मीटर से। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। m² यानी वर्ग मीटर ये क्षेत्रफल को दर्शाता है, और घन मीटर ये आयतन को दर्शाता है। मीटर प्रति सेकेंड ये हालांकि चाल वगैरह को दर्शाता है। सोनार का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो सोनार का उपयोग देखो नौचालक जो होते हैं समुद्र में उसमें प्रयोग होता है नौचालक का। समुद्र की गहराई का पता लगाना, कितनी गहराई में है कोई वस्तु का पता लगाना समुद्र के अंदर, उसके लिए होता है। इन सब के लिए इसमें नौचालक प्रयोग करते हैं सोनार का, है ना। अंतरिक्ष यात्री ये रडार का प्रयोग करते हैं, रडार का, जिसमें रेडियो तरंगे काम में लाई जाती है। डॉक्टर तो स्टेथोस्कोप ये सब का प्रयोग करते हैं, है ना। तो ये अलग हो गया। फिर आगे देखें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है? समांगी मिश्रण तो नमक, यहाँ पे नमक का घोल जो होगा ना वो समांगी मिश्रण, समान मात्रा में एक तरह से अनुपात में किसी चीज़ को मिलाया जाता है उसको समांगी मिश्रण कहते हैं। और प्रदूषित वायु में हर प्रकार के वायु होंगे, कहीं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और हर टाइप के, तो उसमें तो समांगी नहीं कह सकते, वो तो विषमांगी होगा। और गंदा पानी इसमें भी कई तरह के मल त्याग वगैरह बहुत कुछ होता है, धूल कण हर एक चीज़, तो ये भी विषमांगी हो गया। सही ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर आगे देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यहाँ पे दिया है प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना होता है। तो देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस ये क्या होता है? CaSO4 डॉट हाफ H2O। इसको जब 100 अंश सेल्सियस पे एक तरह 100 अंश सेल्सियस पे जैसे पानी मिलाते हैं, इसमें पानी मिलाते हैं, ठीक है, पानी मिला देते हैं। पानी मिलाने के बाद जैसे यहाँ पे हाफ H2O है, तो पानी जब मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? CaSO4 डॉट हाफ की जगह पे पानी की मात्रा बढ़ जाएगी 2H2O। यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा? जिप्सन प्राप्त हो जाएगा। ये क्या है? ये POP है, इसको हम लोग POP कहते हैं, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और उसके बाद ये हो जाएगा वो जिप्सन हो जाएगा, जिप्सम। जैसे हड्डी जैसे फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तो उसमें क्या किया जाता है? POP ही किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिला दिया जाएगा, और जल क्या होगा? जल उसमें अवशोषित हो जाएगा, तो मतलब एक टाइप से गाढ़ा हो जाएगा, इसी पे चिपका दिया जाता है POP को।
और उसके बाद बांध दिया जाता है। तो इसमें क्या होगा, जलयोजन को दूसरा हाइड्रेट बनाता है, जलयोजन जो दूसरा हाइड्रेट बनाता है, ये करेक्ट हो जाएगा। आगे देखें तो आधुनिक आवर्त सारणी में हैलोजन को किस समूह में रखा गया है? हैलोजन को 17वें समूह में रखा गया है, ठीक है, जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन ये सब आ जाता है। समूह वन ये क्षारीय धातु हो जाते हैं, ठीक है, इसे क्षार धातु भी कहते हैं। समूह 1 को क्षार धातु, समूह 2 को इसको क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। समूह 17 को तो हैलोजन कहते हैं, हैलोजन। समूह 18 को उत्कृष्ट गैसेज कहते हैं, या इसे नोबेल गैस कहते हैं, नोबेल गैस, ठीक है, या शून्य गैस भी इसको कहते हैं, है ना, कई गो नाम से इसको जानते हैं 18 को। तो यहाँ पे कह रहा है हैलोजन, तो हैलोजन कौन हो जाएगा? समूह 17 हो जाएगा। फिर आगे देखें तो निम्न में से ऑक्सीकरण कौन सा है, ऑक्सीकारक कौन सा है? ऑक्सीकारक में क्या होता है ना, इसमें से त्याग होता है, ऑक्सीकारक में त्याग होता है, अपचयन में ग्रहण किया जाता है। तो त्याग किसका इसमें हुआ है? देखो इसमें और इसमें, यहाँ पे त्याग किसका हो रहा है? तो त्याग यहाँ पे ओ का हो रहा है, ओ का, ठीक है, यहाँ पे इसमें से ओ का हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड में से ओ को हटा के जल में, यानी यहाँ पे H2H के साथ मिला दिया रहा है, तो ये H2O हो जा रहा है, यहाँ पे कॉपर अलग हो जा रहा है। तो ऑक्सीकारक किसका हो रहा है? COU का। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किनका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में भैया ग्रेफाइट का भी किया जाता है, भारी जल का भी किया जाता है, और अकस्मात स्थिति में पैराफिन का भी प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। फिर देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु है? तो सोडियम जो है भैया, ये बहुत ही अति सक्रिय धातु है, सक्रिय, अभी बताए हैं, सक्रिय एक क्षार धातु हो जाता है, सक्रिय धातु हो जाता है। लोहा एक संक्रमण धातु है, संक्रमण धातु। तांबा ये एक प्रकार का धातु है जो विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक होता है, तो इसे धातु ही लिख देते हैं, धातु है, ठीक है। और आर्सेनिक जो हो जाता है ये उपधातु हो जाता है। और उपधातु में और कौन सा आ जाता है? सिलिकॉन आ जाता है ना, सिलिकॉन आ जाता है, जर्मेनियम आ जाता है, जर्मेनियम आ जाता है, ये सब क्या आ जाता है? ये उपधातु हो जाते हैं। यानी उपधातु में धातु और अधातु का भी दोनों का गुण रहता है, इसीलिए तो उसमें इलेक्ट्रिक यानी बिजली बड़ी स्लो प्रवाहित होती है। अब देखो इसमें जो तार के अंदर जो तार प्रयोग हुआ है ना, इसमें नहीं, मोबाइल वगैरह में, ठीक है, जो अंदर का पार्ट रहता है वो बना होता है किससे? उपधातु से। उसमें बिजली उतना तेजी से प्रवाहित नहीं हो सकती है, तो उसको टच भी करोगे आप ना तो लाइट नहीं मारता है, क्योंकि उसमें धीरा बिजली चलता है, बहुत स्लो, जो हमें एहसास नहीं होता, बहुत कम एहसास होता है। तो वो होता है क्या? उपधातु होता है। फिर आगे देखें तो भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। इसके पीछे कई गो रीजन है। पहला तो इसका उष्मीयमान अधिक होता है, उष्मीयमान अधिक होता है। उष्मीयमान अधिक होने का क्या मतलब है? जैसे कि मान लो 1 किलो पेपर जलाएं तो तुरंत जल जाएगा, ज़्यादा उष्मा तो देगा नहीं। 1 किलो लकड़ी जलाएं तो लंबे समय तक जलेगा। 1 किलो कोयला जलाएं तो उससे भी अधिक समय लेगा। 1 किलो LPG दिन भर चलेगा, है ना। ऐसा होता है, खाना 1 किलो LPG में 1 सप्ताह बनाते हो, तो उसका उष्मीयमान मतलब जिसमें जितना अधिक रहता है उतना ही लेट तक जलता है, लंबा समय लेता है जलने में। तो ऐसे ही हाइड्रोजन का उष्मीयमान अधिक होता है, तो भविष्य में इसे ईंधन के रूप में प्रयोग कर लिया जाएगा। दूसरा, ये उत्पाद के रूप में जल छोड़ता है, जल या वाष्प, ये उत्पादित होता है। जैसे हम लकड़ी जलाते हैं तो राख बनता है, धुआं बनता है, लेकिन ये जलेगा ना तो जल बनेगा, तो इससे प्रदूषण की समस्या भी कम हो जाएगी, है ना। प्रदूषण की समस्या भी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। इसीलिए इसको क्या कहा गया? तो भविष्य का ईंधन कहा गया। फिर आगे देखें तो पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में जल का परिवहन जो होता है जल जाइलम के द्वारा, और जो फल मतलब भोजन फ्लोएम के द्वारा। रंध्र के द्वारा क्या होता है? तो रंध्र के द्वारा गैसों का आदान प्रदान किया जाता है।
है ना, गैसों का। और जड़ तो हालांकि खनिज वगैरह, पानी वगैरह ये अवशोषित करता है, जो जाइलम के माध्यम से होता है ना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। तो उस ऊतक को क्या कहते हैं जिसकी कोशिकाएं पतली भित्ति वाली, जीवित, कॉमोवेस आइसोडायमेट्रिक, मतलब गोलाकार, गोल होती हैं, गोल, ठीक है, उसकी कोशिका गोल होती है ये कह रहा है, और जिसमें अंतः कोशिका स्थान होता है, यानी इसके अंदर का जगह खाली होता है, ये कह रहा है। तो ये किस में होता है? तो पेरेन्काइमा में होता है। पेरेन्काइमा में होता है। ये भोजन का भंडारण करता है, भंडारण, ठीक है। कोलेनकाइमा, ये लचीलापन, पौधों में लचीलापन प्रदान करता है ना। स्क्लेरेनकाइमा, ये कठोरता प्रदान करता है, पौधों में कठोरता प्रदान करता है, और क्लोरेनकाइमा, पेरेन्काइमा का ही एक रूप होता है। अगर इसमें मैग्नीशियम आ जाती है क्लोरोनकाइमा हो जाता है, ठीक है। पेरेन्काइमा में अगर मैग्नीशियम, Mg, जो हालांकि सूर्य के प्रकाश को ऑब्जर्व करता है और प्रकाश संश्लेषण वगैरह क्रिया वगैरह जिसके कारण होती है, उसको हालांकि वो मैग्नीशियम के कारण होता है ना। तो इसमें जब उपस्थित हो जाए मैग्नीशियम तो ये क्या हो जाता है, सॉरी, पेरेन्काइमा में उपस्थित हो जाए तो क्या हो जाएगा? क्लोरेनकाइमा हो जाएगा। तो खैर यही याद रखना कि ये लचीलेपन के लिए, कठोरता के लिए और ये भोजन के लिए महत्वपूर्ण होता है। आगे देखें तो निम्नलिखित में से किसमें प्रतिरक्षी गठन होता है? तो प्रतिरक्षी गठन किसमें होगा भैया? तो ये होता है रक्त प्लाज्मा कोशिका में, ठीक है, रक्त प्लाज्मा कोशिका में, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी बनता है, एंटीबॉडी जो कीटाणुओं से लड़ता है। रक्त प्लाज्मा कोशिका में लाल रक्त कणिकाएं ये क्या करती हैं? ये मात्र ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं, यानी हमारे शरीर में फेफड़े से ऑक्सीजन अन्य हिस्सों तक पहुंचाती हैं, है ना। रक्त प्लेटलेट्स का क्या काम होता है? तो रक्त का थक्का बनाने का काम होता है इसका। जैसे कहीं कट उठ जाता है तो बाहर ब्लड निकलने लगता है ना, तो उसमें प्लेटलेट्स आके जो छेदवा होगा ओके धीरे धीरे बंद कर देगा, तो रक्त जम जाता है ना। तो ये इसके लिए काम आता है। पसीने की ग्रंथियाँ डैश की त्वचा में सर्वाधिक होती हैं। तो देखो भैया, जो हाथ का हथेली होता है ना, इसमें पसीने की ग्रंथियाँ बड़ी अधिक मात्रा में होती है, बहुत अधिक। हाथ में और तलवा, जो पैर का तलवा होता है, इसमें सबसे अधिक होता है। तो ये करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे देखें तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ये एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। साइट्रिक एसिड, हालांकि ये नींबू वगैरह, संतरा वगैरह में पाया जाता है। टार्टरिक एसिड ये हालांकि इमली वगैरह में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड ये दूध दही में पाया जाता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक एसिड। फिर आगे देखें तो यहाँ दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोडायलिसिस के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाला डायलिजिंग द्रव में क्या नहीं होता? तो इसमें नाइट्रोजन अवशिष्ट नहीं होते हैं, यूरिया वगैरह नहीं होते हैं, बाकी ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइसिस ये सब होता है। नेत्र के अनुकूलन की क्षमता किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो नेत्र का अनुकूलन, है ना, दूर देखना है, नज़दीक देखना है, पास देखना है, ये सब किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो सिलियरी मांसपेशियां हैं, ये सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, इसी के कारण ऐसा होता है। आइरिस जो होता है ये प्रकाश की मात्रा को निर्धारित करता है, कितना प्रकाश हमारे आँख में जाएगा वो आइरिस ही निर्धारित करता है। कॉर्निया आँख में जब दान किया जाता है तो कॉर्निया ही दान किया जाता है। रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब जो वास्तविक और उल्टा बनता है। फिर आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक मुक्त स्रोत ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो यहाँ पे विंडोज जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। फिर आगे देख लेते हैं। आगे तो यहाँ पे दिया है बेसिक कंप्यूटर भाषा के संदर्भ में बेसिक का पूर्ण रूप पूछा हुआ है, बेसिक का पूर्ण रूप पूछा है। तो बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड हो जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखें तो मानव शरीर की कौन सी कोशिकाएं अपने आकार को बदलने में सक्षम है? जैसे कि अमीबा बदलता है तो वो हो जाती है श्वेत रक्त कणिकाएं, ये अपने आकार को अमीबा के जैसा बदल सकती हैं एकदम। लाल रक्त कणिकाएं ये नहीं बदलती हैं। तंत्रिका तंत्र तो हालांकि हमारे शरीर का सबसे बड़ा हालांकि कोशिका यही होता है तंत्रिका तंत्र का, है ना। आगे देखें तो जब छूने के पानी में मुंह से हवा फूकी जाती है
तो वह दूधिया हो जाता है। यह किस गैस की उपस्थिति के कारण होता है भैया? तो इसमें देखो मुंह में हमारे सांस में CO2 निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें होता है चूना में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब हमारा CO2 मुंह से निकलता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मिलता है तो ये बना लेता है क्या? तो कैल्शियम कार्बोनेट, जो ऊपर सफ़ेद जैसा दिखाई देता है एकदम। तो CO2 एकदम करेक्ट हो जाएगा, CO2 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ दिया एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया, फिर बढ़ी हुई संख्या को 20% घटाया गया। यदि अंतिम संख्या 192 है तो मूल संख्या क्या हो जाएगी? तो देखो क्या किया है पहले। सिंपल इसमें लॉजिक यूज करते हैं। जैसे मान लो 100 था अंक, 100 को पहले बढ़ा दिया कितना? 120%, 120%, तो 120 हो गया। अब 120 में से अगर 20% निकाल लिया जाए तो कितना कम हो जाएगा? 12 दूनी 24, यानी 120 में से 24 घटा दे तो ये कितना आ जाएगा? 96 आ जाएगा, यानी पहलू से कम हो जाएगा, है ना, पहलू से कम आ जाएगा। तो इसको हम लोग एक फार्मूला से निकाल लेते हैं इस तरह से, ए भी माइनस प्लस माइनस सॉरी ए माइनस बी, नहीं ये तो दूसरा हो गया। यहाँ पे सिंपल सा तरीका एक लगाते हैं, जैसे दोनों अंक बराबर हो, ये और ये दोनों अंक बराबर हो, ठीक है, दोनों अंक बराबर हो तो इसको कर देते हैं जैसे ए स्क्वायर, दोनों अंक को मान लेते हैं अंक बराबर हो तो उसी कंडीशन में ये होगा, इधर उधर होगा तो नहीं होगा। तो ये ए स्क्वायर बटे 100 कर देते हैं, और जितना इसका मान आएगा ना, जितना, उस हमेशा कमी को ही दर्शाता है, कभी भी वो कमी को ही दर्शाएगा। तो ए मान लो 20 गुणे 20 बटे 100 करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 4%, यानी 4% इसमें कमी देखने को मिल जाएगी। कमी यानी कि यहाँ पे 192 दिया है, वो क्या दिया है कि एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया और फिर बढ़ी हुई संख्या में से 20 घटाया गया। यदि अंतिम संख्या कितना है? 192 है, तो मूल संख्या क्या होगी? तो जो 192 है ना, वो 4% कम करके दर्शाया गया है, यानी कि 192 कितना के बराबर है? 96% के बराबर है, ठीक है, 96% के बराबर। तो अब देखो 100% इसका क्या होगा? तो कट कर देंगे, 96 दूनी 192, यानी 200 जो होगा वो 100% हो जाएगा, 200। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, या एक और तरीका होता है, जैसे मान लो वो संख्या मान लेते हैं x, ठीक है, x कहाँ गया भैया? x, पहले x को 20% बढ़ाया जाता है, यानी 120 बटे 100 हो गया, है ना। कई तरीके से बन सकता है। फिर कम कर देते हैं 20%, यानी 80 बटे 100, है ना, 80 बटे 100 कर देते हैं, तो कितना प्राप्त होता है? 192 प्राप्त होता है, यही होता है ना, 100। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट्टी, 12 बटे 96, और 96 दूनी क्या होगा? 96 दूनी यहाँ पे 12 बटे 96, 96 दूनी, ये एक्स्ट्रा यहाँ से एक जीरो लग गया, 96 दूनी 192, ये हो गया 200, और 100 यहाँ बचा है, 2 से 100 का गुणा कर दे तो कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा, है ना, 200 आ गया ये से भी। तो दोनों तरीका से कर सकते हो, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। प्रणीत ने अपनी यात्रा दोपहर 2:45 बजे शुरू करता है और वह गंतव्य शाम को इतना बजे पहुंचता है। अनीत ने प्रणीत से इतना मिनट और इतना सेकंड बाद यात्रा शुरू की और गंतव्य पर उसने इतना मिनट और इतना सेकंड बाद पहुंचा, तो अनीत ने अपनी यात्रा पूरी करने में कितना समय लगाया? देखो यहाँ लिखते हैं किसका? प्रणीत का। प्रणीत कै बजे शुरू करता है? 2:45 और 46 सेकेंड। पहुंचता है कितने में? कितना में पहुंच जाता है भैया? 4 बज के, थोड़ा यहाँ पे जगह कम कर देते हैं, 4 बज के कहा गया 55 और 57 सेकेंड, इतना पे पहुंच जाता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि प्रणीत आता है, अनीत यहाँ पे है, ठीक है, अनीत प्रणीत से इतना मिनट और इतना सेकेंड बाद यात्रा करता है। तो इतना मिनट इतना सेकेंड, यानी इसमें आगे बढ़ाना पड़ेगा ना, तो 58 मिनट और कितना सेकेंड?
यहाँ पे 40 सेकेंड, इतना सेकेंड अधिक पे शुरू करता है और पहुंचता कितना है 50 मिनट 29 सेकेंड बाद। मतलब ये जब पहुंचा इससे 50 सेकेंड 29 मिनट 50 मिनट 29 सेकेंड बाद पहुंचा, तो 50 मिनट 29 सेकेंड इसमें जोड़ देंगे ना, हो जाएगा ना। तो यहाँ पे अनित का शुरू कितने टाइम पे किया और ख़त्म कितने टाइम पे किया वो निकल के आ जाएगा। अब देखो इसको जोड़ देंगे, 6 का 6 हो जाएगा और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 4 4 8, यानी यहाँ पे आ रहा 86। ये 86 सेकेंड में से 1 मिनट निकाल लें तो बचेगा 26 और 1 मिनट इसमें जोड़ देंगे, 8 5 13 14 मिनट हो जाएगा और 5 4 9 9 1 10, यानी यहाँ कितना आ रहा है 104 मिनट। तो इसमें से 1 घंटा निकाल लेते हैं, 1 घंटा, ठीक है। तो 46 बचेगा, 44 बचेगा, तो यहाँ पे 44 और 2 का 3 ये हो जाएगा, यानी 3:44 26 सेकेंड पे ये अपनी यात्रा शुरू की थी और समाप्त कब किया 7 9 7 16 के 6 है ना, 5 2 10 5 2 7 1 8, यानी 86 तो सेकेंड होता नहीं, 60 सेकेंड इसमें से निकालने तो बचेगा कितना 26 और यहाँ पे 1 मिनट जो इसमें से निकाले हैं वो इसमें जोड़ेंगे, 5 1 6 हो जाएगा यहाँ पे और 5 5 10 और 10 10 और यहाँ पे दिया यानी 106 आ रहा है। तो ये तो मिनट 106 होता नहीं, इसमें से सीधे हम लोग क्या करेंगे, सीधे 1 घंटा निकाल देंगे, तो 1 घंटा निकल जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 46 46 4 46 आएगा, ठीक है। और 4 में 1 5 जोड़ देंगे, यानी 5:46 और 26 सेकेंड पे ये पहुँच गया। यात्रा कब शुरू की 3:44 26 सेकेंड पे और पहुंचा कब 5:46 और 26 सेकेंड। अब देखो, अब अनीते का पूछ रहा है, अनीत का, यहाँ पे अनीत ने अपनी यात्रा पूरी करने में कितना समय लिया, तो भैया देखो पहुंचा ये 5:46 और 26 सेकेंड पे ये पहुंच गया और शुरू कब से किया था 3:44 और 26 सेकेंड पे। तो जब पहुंचा और जब से शुरू किया इनमें के बीच अंतर कितने घंटे का है ये निकाल दे तो आ जाएगा, 26 से 26 कट यानी 0 0 और 6 में से 4 निकल जाए 2 और ये तो सेकेंड हो गया और ये 0 हो जाएगा और ये 5 में से 3 जाए 2, यानी 2 घंटा 2 मिनट 0 सेकेंड निकल के आ रहा है। ये किस में है, ऑप्शन बी में है, 2 घंटा 2 मिनट 0 सेकेंड वही निकल के आ रहा है, करेक्ट आंसर। फिर आगे देखते हैं 95 कह रहा है, एक्स और वाई क्रमशः 40,000 60,000 निवेश करके एक व्यापार शुरू किया, 6 महीने बाद जेड भी 80,000 के साथ शामिल हो गया। साल के अंत में 70,000 के लाभ में जेड का हिस्सा कितना होगा, जेड का हिस्सा कितना होगा, है ना। चलो देख लेते हैं जेड का हिस्सा, एक्स वाई और जेड लिख लेते हैं। ये 40,000, 40 को सीधे हम 4 लिख देते हैं 4 और इसको 60,000 को 6 लिखते हैं और ये 80,000 को 8 लिखते हैं, काहे कि बाद में तो कट आउट के रेशियो में ही लाना है तो वही डायरेक्ट लिखते हैं। अब देखो 6 महीने बाद ये शुरू करता है, यानी ये 6 महीना रहा, ये 12 महीने तक रहे, ये भी 12 महीने तक रहा, यही रहा ना, क्योंकि साल के अंत में इतना लाभ होता है 70,000 साल के अंत में होता है ना, तो यानी ये साल भर दोनों रहे और ये 6 महीना रहा। और मिनिमम रूप इन लोग का लिखते हैं, रेशियो में लाते हैं, तब ये तो रेशियो में पैसा बांटेंगे। अब देखो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 6 से 6 कट्टी और 2 से 2 2 और 4, 2 से फिर काट देते हैं 2 रेशियो 3 रेशियो ये 2, इतने रेशियो में बांट देना है तीनों में, एक्स वाई जेड में इतने रेशियो में, यानी कि 2 3 और 2 के रेशियो में। टोटल कितना है 70, ये हो रहा है 3 2 5 2 7 और किसका पूछ रहा है भैया, जेड का, तो जेड का यही है ना 2 वाला, तो गुणे 2 कर देंगे तो 7 से ये यानी कि कितना 0 है 4 0 और गुणा 2 करेंगे तो यानी 2 पे 4 0 इतना आ जाएगा, यानी कि 20,000 आंसर इसका आ गया, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखें तो पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना है। पिता की आयु 4x, पुत्र की आयु x, यही है, इसके 4 गुना ये हो जाता है। 5 वर्ष पहले यानी -5 पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी होगी, पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी 5/1 कर देंगे। अब इसको
तिर्यक गुणा कर देते हैं तो ये लिख लेंगे 4x माइनस 5 इक्वल टू 5x और 25 माइनस 25। अब 4 इधर गया तो 5x में घटेगा तो यहाँ पे x आ जाएगा, और 25 इधर गया प्लस हो गया तो 25 प्लस में से 5 माइनस घटा दे तो बचेगा 20, यानी x का मान निकल के आया 20। यानी कि बेटवा के उम्र 20 साल और ये 4x था तो 20 चौको 80 साल हो गया। 80 साल बाप का उम्र निकल के आ गया। वही पूछ रहा है पिता की वर्तमान आयु कितनी है, कितना है 80 साल। फिर देखते हैं यहाँ पे 14 सेमी व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी, तो परिधि वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है भैया, तो ये होता है 2 पाई r 2 और पाई का मान होता है 22/7, और परिधि जब 14 है तो उसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, उसकी आधा यानी 7, 7 से 7 कट्टी 22 दूनी 44 हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। 44 हमारा आंसर आ गया, किस में है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं 0.8 और 0.2, ठीक है, 2 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो ऐसे ही लिखते हैं ना, ए बी रेशियो बी इंटू सी, तो ये मध्यानुपाती है, मध्यानुपाती ज्ञात करना है, यानी बी स्क्वायर बराबर ए सी यानी 0.8 गुणे 0.2, 8 दूनी 16 यानी 0.16 आ गया, ये कितना बी स्क्वायर, तो बी बराबर कितना निकल के आ गया 0.4 निकल के आएगा, 0.4 ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं तो 56,700 दिया हुआ है, को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि ये एक पूर्ण वर्ग होगा, तो भैया इसको पहले डिवाइड करना होगा, ठीक है। पहले डायरेक्ट 100 से डिवाइड करके 2 जीरो हटा देते हैं लास्ट वाला, काहे कि 100 किसी का वर्ग है, ये है 10 का वर्ग होता है ना 100, तो 100 निकाल दिए, इसमें बचा कितना 5 6 7, ये 3 से डिवाइड करते हैं, 3 एकम में 3, 3 8 24 और 3 9 27, फिर 3 से डिवाइड करते हैं, 3 6 18, 3 3 9। अब देखो 9 7 63, 9 और 7 से गुणा करें तो 9 7 63, यानी 7 यहाँ पे अभाज्य लास्ट वाला संख्या बच के आ रहा है। ये भी किसी का वर्ग है, ये दोनों को मिला जाए तो ये भी किसी का वर्ग हो जाएगा, 9 भी किसी का वर्ग है, ठीक है। यहाँ पे 3 गुणे 3, 9 को भी 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, तो ये एक जोड़ी बना रहा है ये, और ये 10 गुणे 10 हो रहा है ना, तो यानी ये भी वर्ग हो जाता है। सिंगल कौन बचा, ये, यानी कि 7 से और गुणा कर दिया जाए तो ये संख्या क्या हो जाएगा, एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। और वही यहाँ पे पूछ रहा है, वही कि इतना को किस छोटी सी छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग हो जाए, तो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे दिया हुआ है 2 स्टेशन ए और बीच की दूरी 70 किलोमीटर है, तो ए दिया है ए और बी, ए, ये कलर कहाँ से आ गया, ठीक है, ए और बी के बीच की दूरी 70 किलोमीटर दिया हुआ है। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी की ओर चलती है, ए से बी की ओर 80 kmph से, ए kmph से चलती है बी की ओर, तथा उसी समय में रेलगाड़ी एक दूसरा है जो 1 किलोमीटर प्रति मिनट, 1 किलोमीटर 1 मिनट में जाती है, तो यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, 60 kmph से चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है प्रति मिनट चाल से बी से ए की तरह प्रस्थान करती है, तो वे एक दूसरे को निम्न समय बाद मिलेंगे, निम्न समय बाद मिलते हैं, तो कितने समय बाद मिल जाएंगे भैया, देखो यहाँ से यहाँ तक दूरी है 70 किलोमीटर, और ये 80 के स्पीड में चल रहा है और ये 60 के स्पीड में, आधा घंटा में ये 40 किलोमीटर दूरी तय करेगा, ये 30 किलोमीटर, और दोनों को जोड़ दिया जाए तो 70 हो गया ना, 70 हो गया ना, तो ऐसे ही सही हो जाएगा हमारा 70, यानी कि 30 मिनट हमारा करेक्ट हो जाएगा। 80 किलोमीटर 1 घंटा में चल रहा है तो आधा घंटा में 40 किलोमीटर, ये 1 घंटे में 60 किलोमीटर, तो आधा घंटा में 30 किलोमीटर, और दोनों इधर से इधर एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, तो 40 किलोमीटर ही चला, 30 किलोमीटर ही, यानी दोनों मिला के 70 किलोमीटर पार कर गया, यानी कि टोटल समय कितना लगा 30, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हमारा बिहार पुलिस कांस्टेबल का सीट नंबर
आपका 39 भी समाप्त हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।